नमस्कार। आज हम भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत ही अहम कड़ी पर बात करने वाले हैं। जी। मतलब राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, विधान परिषदें हैं, वो असल में काम कैसे करती हैं। हम्म। खास तौर पर ये कि वहाँ कोई फैसला कैसे लिया जाता है। हम्म। मेरा मतलब है वोटिंग कैसे होती है। और वो भी कि बैठक करने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, गण पूर्ति जिसे कहते हैं, कोरम। ये नियम बहुत बुनियादी हैं, लेकिन सदन की पूरी कार्यवाही इन्हीं पर टिकी होती है। सही कहा। और इनको समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 189। अच्छा। और साथ ही इसका एक मसौदा संस्करण भी, जो संविधान बनने के टाइम पे 1948 में अनुच्छेद 164 के तौर पर था। तो ये अनुच्छेद हमें बताते हैं कि सदन में वोटिंग कैसे होगी, अगर कुछ सीटें खाली हैं तो क्या सदन काम कर सकता है, और कोरम की शर्तें क्या हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन नियमों की गहराई में जाएं, समझें कि ये कैसे काम करते हैं। जी। क्योंकि ये सिर्फ कानून के नियम नहीं है, ये दिखाते हैं कि विधायिका असल में कैसे सोचती है, कैसे बहस को फैसले में बदलती है। खासकर तब जब सदन में किसी बात पर अलग अलग राय हो, या शायद सारे सदस्य आए ही ना हो। और ये देखना भी मजेदार होगा कि जब संविधान बन रहा था तब इन नियमों पर क्या सोचा गया था, क्या कुछ बदला भी। हाँ, वो बदलाव वाला हिस्सा दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 189 का जो पहला हिस्सा है, 189(1), वो वोटिंग के तरीके के बारे में है। जी, अनुच्छेद 189(1) कहता है कि सदनों में, मतलब विधानसभा हो या विधान परिषद, सारे फैसले लिए जाएंगे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। उपस्थित और मतदान करने वाले। हाँ, इसमें एक खास बात और है, जो अध्यक्ष या सभापति होते हैं या जो भी उस कुर्सी पर बैठे हों, वो सामान्य तौर पर वोट नहीं करते। अच्छा। तो ये जो वाक्यांश है, उपस्थित और मतदान करने वाले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इस पर थोड़ा रुकते हैं। उपस्थित और मतदान करने वाले, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ मीटिंग में होना काफी नहीं है? बिल्कुल, सिर्फ हाजिर होना काफी नहीं है, आपको उस मुद्दे पर वोट भी डालना होगा, तभी आपकी गिनती बहुमत तय करने में होगी। अच्छा, तो मान लीजिए अगर 100 सदस्य सदन में हैं, पर वोट सिर्फ 80 लोग ही डालते हैं किसी प्रस्ताव पर, हम्म। तो फैसला 80 वोटों के आधार पर होगा, 100 के आधार पर नहीं? एकदम सही। वो जो 20 सदस्य वोट नहीं डाल रहे हैं, वो उस फैसले में तटस्थ माने जाएंगे। ये व्यवस्था ये पक्का करती है कि फैसले वही लोग करें जो सक्रिय रूप से अपनी राय दे रहे हैं। इससे वो लोग जो वोट नहीं डालते वो सीधे तौर पर नतीजे को प्रभावित नहीं करते, बस बहुमत के लिए जो नंबर चाहिए वो शायद थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, एक तरह से। और इसी खंड में अध्यक्ष या सभापति के वोट की भी बात है। हाँ, अध्यक्ष का वोट, वो तो आमतौर पर वोट नहीं करते हैं ना? नहीं, पहली बार में नहीं करते। उनकी भूमिका तब आती है जब वोट बराबर हो जाते हैं। मतलब टाई हो जाए, पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट। जी, बिल्कुल। ऐसी टाई की स्थिति में सदन किसी फैसले पर पहुंच सके, इसके लिए अध्यक्ष या सभापति को अपना निर्णायक मत देना होता है, कास्टिंग वोट। अच्छा। ये उनका अधिकार भी है और एक तरह से उनका कर्तव्य भी है कि वो अनिर्णय की स्थिति को खत्म करें। ये दिलचस्प है। वैसे तो अध्यक्ष को निष्पक्ष रहना होता है, पर टाई होने पर उन्हें एक पक्ष चुनना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी है, वरना काम रुक जाएगा। सही बात है। अच्छा, अब अनुच्छेद 189 का दूसरा खंड देखते हैं। वो कहता है कि अगर सदन में कुछ सीटें खाली हो, मतलब रिक्ति हो, तो क्या होता है? क्या सदन काम करना बंद कर देता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 189(2) बहुत साफ तौर पर कहता है कि सदन को काम करने की पूरी शक्ति है, भले ही उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति क्यों ना हो। यानी अगर किसी का चुनाव नहीं हुआ, या किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, या कोई और वजह हो। हाँ, कोई भी कारण हो, सदन अपना काम जारी रख सकता है, कानून बना सकता है, बहस कर सकता है। सदन का जो अस्तित्व है वो किसी एक सदस्य के होने या न होने पर निर्भर नहीं करता, वो एक संस्था है। और इसी में एक और बात है जो मुझे थोड़ी अजीब सी लगी। वो ये कि अगर बाद में पता चले कि बैठक में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल था जिसने वोट भी दिया जो सदस्य था ही नहीं, तब भी कार्यवाही अवैध नहीं होगी। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पहली बार में, है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद है। वो है सदन की कार्यवाही को स्थिरता देना, निश्चितता देना। अच्छा, कैसे? आप सोचिए, अगर सदन ने कोई कानून पास किया या कोई बड़ा फैसला लिया, और बाद में किसी एक सदस्य की योग्यता पर सवाल उठने से वो पूरा फैसला ही रद्द हो जाए, तो कितना बड़ा भ्रम फैलेगा। हाँ, ये तो है। तो ये नियम सदन के सामूहिक फैसले को ऐसी तकनीकी दिक्कतों से बचाता है,
ये सदन के काम की निरंतरता के लिए बहुत जरूरी है। समझे। तो सदन की कार्रवाई को सुरक्षित रखने के लिए ये प्रावधान है, लेकिन कार्रवाई शुरू करने के लिए भी तो एक शर्त होती है, वो न्यूनतम उपस्थिति वाली। हाँ, गणपूर्ति, कोरम। हाँ, कोरम, अनुच्छेद 189(3) इसी के बारे में है। तो ये कोरम आखिर है क्या और कितना जरूरी है? देखिए, कोरम वो कम से कम संख्या है सदस्यों की जिनकी मौजूदगी के बिना सदन की बैठक को वैध ही नहीं माना जा सकता, मतलब कोई काम ही नहीं हो सकता। अच्छा। अनुच्छेद 189(3) के हिसाब से राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठक के लिए कोरम है या तो 10 सदस्य या फिर सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा। 1/10। इन दोनों में से जो भी संख्या ज्यादा होगी वही कोरम माना जाएगा। अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बिहार विधानसभा है, उसमें मान लीजिए 243 सदस्य हैं। जी। तो उसका 1/10 हुआ 24.3। अब सदस्य तो आधे नहीं हो सकते, तो 25 मानेंगे। हाँ, अगली पूरी संख्या 25। और क्योंकि 25 जो है वो 10 से ज्यादा है, तो बिहार विधानसभा का कोरम 25 सदस्य हुआ। बिल्कुल सही। लेकिन अगर कोई छोटा राज्य है, मान लीजिए सिक्किम, जहाँ शायद 32 ही सदस्य हैं, तो उसका 1/10 तो हुआ 3.2, यानी 4 सदस्य। हाँ। पर नियम कहता है 10 या 1/10, जो ज्यादा हो। तो वहां 10 लागू होगा। तो सिक्किम में कोरम 4 नहीं बल्कि 10 सदस्यों का होगा। एकदम सही समझा आपने। वो न्यूनतम 10 की शर्त खास तौर पर छोटे सदनों के लिए मायने रखती है। बड़े सदनों में तो 1/10 वाली संख्या ही 10 से ज्यादा हो जाती है। हाँ। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। क्या? अनुच्छेद 189 का 3 जब शुरू होता है तो उसके शब्द हैं, जब तक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करें। अरे, इसका मतलब ये नियम बदला भी जा सकता है? मतलब राज्य सरकारें चाहे तो कानून बनाकर ये 10 या 1/10 वाला नियम बदल सकती हैं? जी हाँ, संविधान में ये लचीलापन राज्यों को दिया है। अच्छा। वो चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए कोरम की संख्या को कानून बनाकर बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या शायद घटा भी सकते हैं। हालांकि घटाने का उदाहरण मिलना मुश्किल है। जब तक राज्य ऐसा कोई अपना कानून नहीं बनाता, तब तक संविधान में जो लिखा है 10 या 110 वही लागू रहेगा। और ज्यादातर राज्यों ने शायद इसे बदला नहीं होगा। हाँ, ज्यादातर राज्यों में संविधान वाला नियम ही चलता है। ये लचीलापन क्यों दिया गया होगा? क्या वजह हो सकती है? शायद अलग अलग राज्यों के साइज, उनकी राजनीति। हो सकता है, शायद सोचा गया हो कि हर राज्य की अपनी जरूरतें हो सकती हैं। किसी राज्य को लगे कि ज्यादा सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है फैसलों के लिए, तो वो बढ़ा ले। ठीक है। अब एक और सवाल। मान लीजिए बैठक शुरू हो गई, कोरम पूरा था, लेकिन बीच में कुछ सदस्य उठकर चले गए और संख्या कोरम से नीचे आ गई, तब क्या होगा? हाँ, ये भी स्थिति आती है। इसका जवाब है अनुच्छेद 189 के चौथे खंड में, यानी 189(4). अच्छा। ये अध्यक्ष या सभापति पर एक जिम्मेदारी डालता है। अगर बैठक के दौरान किसी भी समय ये बात उनके ध्यान में लाई जाती है, या वो खुद ही देख लें। हाँ, या वो खुद ही देख ले कि कोरम पूरा नहीं है, तो ये उनका कर्तव्य है कि वो या तो सदन की बैठक को उस दिन के लिए स्थगित कर दें, मतलब एडजॉर्न कर दें, या फिर कार्यवाही को तब तक के लिए निलंबित कर दें, मतलब सस्पेंड कर दें, जब तक कि कोरम फिर से पूरा ना हो जाए। मतलब कोरम सिर्फ बैठक शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि उसे चलाते रहने के लिए भी जरूरी है। बहुत सही। अगर बीच में कम हो गए सदस्य तो काम रुक जाएगा। बिल्कुल, बिना कोरम के कोई भी विधायी कार्य नहीं हो सकता। तो ये तो हो गए आज के नियम। अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। आपने शुरू में बताया था कि अनुच्छेद 189 का एक पुराना रूप था, 1948 का मसौदा अनुच्छेद 164। जी। क्या उसमें ये नियम कुछ अलग थे? हाँ, उसमें कुछ चीजें तो काफी मिलती जुलती थी, जैसे वोटिंग का तरीका, यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। बदली गई। सबसे बड़ा फर्क और एक महत्वपूर्ण फर्क कोरम के नियम में था। अच्छा, क्या था उसमें? मसौदा अनुच्छेद 164(3) में कोरम की शर्त थी 10 सदस्य या सदन की कुल सदस्य संख्या का छठा हिस्सा, 16th, जो भी है देखो। ओह, 16th, जी। छठा हिस्सा। आज तो 1/10वां हिस्सा है। जी हाँ। ये तो काफी ज्यादा था। अगर हम बिहार वाला उदाहरण फिर से लें, 243 सदस्य, तो उसका 16 तो होता करीब 40.5, यानी 41 सदस्य, जबकि आज सिर्फ 25 चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब तो ये हुआ कि शुरू में संविधान बनाने वाले सोच रहे थे कि ज्यादा सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होनी चाहिए। ऐसा लगता है 16 से घटाकर 110 करना ये दिखाता है कि बाद में सोच बदली। क्यों बदली होगी? क्या लगता है?
शायद व्यवहारिकता को देखते हुए हो सकता है संविधान निर्माताओं ने महसूस किया हो कि 16 सदस्यों को हर बैठक में जुटाना, खासकर बड़े सदनों में, शायद मुश्किल हो। हाँ, ये हो सकता है। अगर कोरम की शर्त बहुत ज्यादा कड़ी हो तो सकता है सदन की बैठकें ही ना हो पाएं या बार-बार स्थगित करनी पड़े। और इससे विधायी काम अटक जाएगा। बिल्कुल। तो शायद 1-10 की शर्त ने कामकाज की निरंतरता और प्रतिनिधित्व के बीच एक बेहतर संतुलन बनाने की कोशिश की। ये बात तर्कसंगत लगती है। कभी-कभी ज्यादा सख्त नियम काम को रोक देते हैं। अच्छा, क्या संविधान सभा में इस बदलाव पर कोई बहस हुई थी? मतलब 16 से 1-10 करने पर? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक मसौदा अनुच्छेद 174 पर 14 जून 1949 को संविधान सभा में चर्चा तो हुई थी, पर इस मुद्दे पर यानी कोरम को 16 से 1-10 करने पर कोई बहुत लंबी या गर्मागर्म बहस का रिकॉर्ड नहीं मिलता। अच्छा। कुछ छोटे-मोटे भाषा से जुड़े संशोधन थे जो मसौदा समिति और अध्यक्ष की तरफ से आए थे और उन्हें बिना खास चर्चा के मान लिया गया। तो ये बदलाव कब और कैसे तय हुआ? ऐसा लगता है कि ये फैसला या तो ड्राफ्टिंग कमेटी के लेवल पर पहले ही हो चुका था या फिर ये उन संशोधनों में शामिल था जिन पर सभा ने ज्यादा सवाल नहीं उठाए। मतलब इस खास पॉइंट पर बड़ी बहस नहीं हुई, पर यह बदलाव हुआ, ये पक्का है। तो ये थी कहानी राज्य विधानमंडलों में वोटिंग और कोरम के नियमों की, कैसे वो बने, कैसे काम करते हैं और कैसे संविधान बनाते समय व्यावहारिकता का भी ध्यान रखा गया। जी, चलिए एक बार मुख्य बातों को फिर से दोहरा लेते हैं ताकि सब स्पष्ट हो जाए। हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो ये कि राज्यों की विधानसभाओं और परिषदों में फैसले उन सदस्यों के बहुमत से होते हैं जो बैठक में मौजूद हों और वोट डाल रहे हों। सही। दूसरी बात, अध्यक्ष या सभापति सामान्य तौर पर वोट नहीं करते, लेकिन वोट बराबर होने की स्थिति में उन्हें अपना निर्णायक मत देना होता है। तीसरी बात, अगर सदन में कुछ सीटें खाली हैं या बाद में पता चले कि कोई ऐसा व्यक्ति कार्यवाही में शामिल था जो सदस्य नहीं था, तो भी सदन की कार्यवाही अवैध नहीं हो जाती। बिल्कुल। और चौथी बात, बैठक के लिए जो न्यूनतम उपस्थिति चाहिए यानी कोरम, वो है 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा, इनमें से जो भी ज्यादा हो। हाँ, लेकिन इसमें वो लचीलापन भी है कि राज्य चाहें तो कानून बनाकर इसे बदल सकते हैं। जी। और पांचवी बात, अगर बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं रहता तो अध्यक्ष को बैठक स्थगित या निलंबित करनी पड़ती है। और आखिर में हमने ये भी देखा कि संविधान बनते समय कोरम की शर्त शुरू में 16 थी, जिसे बाद में घटाकर 1-10 कर दिया गया। हाँ, शायद ताकि विधायी काम आसानी से चलता रहे। संभवतः यही कारण रहा होगा। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। हाँ, पूछिए। हमने देखा कि संविधान ने अनुच्छेद 189(3) में राज्यों को अपनी कोरम की शर्त बदलने का अधिकार दिया है। हाँ, वो जब तक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे वाली बात। हाँ, वही। तो सवाल ये है कि आखिर किन परिस्थितियों में कोई राज्य विधानमंडल ये फैसला ले सकता है कि उसे ये 110 वाली शर्त बदलनी है। अच्छा सवाल है। मतलब क्या वो इसे बढ़ाना चाहेंगे ताकि ज्यादा सदस्य फैसलों में शामिल हों, या शायद घटाना चाहेंगे ताकि बैठकें आसानी से हो जाएं? हालांकि आपने कहा कि ये कम होता है। हाँ, ये विचारणीय प्रश्न है। किन हालात में कोई राज्य इस संवैधानिक छूट का इस्तेमाल करेगा? और अगर कोई राज्य ऐसा बदलाव करता है, मान लीजिए कोरम को बढ़ा देता है, तो उसका असर क्या होगा? क्या इससे कानून बनाने की प्रक्रिया बेहतर हो जाएगी या और धीमी पड़ जाएगी? क्या इससे जो छोटे दल हैं या निर्दलीय सदस्य हैं, उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी या कम हो जाएगी? क्योंकि ज्यादा लोग जुटाना उनके लिए और मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। इस संवैधानिक लचीलेपन के क्या-क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा दिखने वाला नियम भी लोकतंत्र के काम करने के तरीके पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। जी। इसी सवाल के साथ मुझे लगता है आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जी बिल्कुल।